नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की, जो न केवल हमारे देश की कानूनी व्यवस्था का आधार है कि यह भारत की मजबूती और भारत के मजबूत लोकतंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें हमारे देश के हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान कानून का वह आधार है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता मिले। कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड अफेयर्स के इस विशेष और पहले एपिसोड में हम इस कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण को समझेंगे। हम समझेंगे कि भारत का संविधान कार्य कैसे करता है, भारत की विचारधारा क्या है, भारत अपने आप को भविष्य में कहां देखता है, भारत के विकास में संविधान की क्या भूमिका है, संविधान की परिकल्पना करने वाले हमारे विद्वान किस परिदृश्य से भविष्य की तरफ देख रहे थे। आइए चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि आखिरकार संविधान है क्या। संविधान किसी देश का एक ऐसा वास्तविक दस्तावेज होता है जो यह तय करता है कि सरकार कार्य कैसे करेगी। तो सरकार कार्य कैसे करती है, इस चीज पर हमने कभी ध्यान दिया है? इस चीज पर कभी हमने चिंतन किया है? इस चीज को कभी हमने सोचा है? संविधान यह स्पष्ट करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें कैसे काम करेंगी, उनकी शक्तियां क्या होंगी, कौन कौन सी जिम्मेदारियां किनके पास होंगी। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक संतुलित और न्याय संगत तरीके से काम करे। भारत में यह संविधान तय करता है और सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और अपनी अपनी भूमिकाओं का सब पालन करते हैं। इसमें नागरिकों के क्या अधिकार हैं संविधान में, और नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। हमारा जो संविधान है वो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है: स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार। और यह अधिकार सभी भारतीय के लिए समान है। भारत के दूर छोर पर स्थित किसी नागरिक के मानवाधिकार की रक्षा उतनी ही होनी चाहिए और उतनी ही जरूरी है जो देश के भारत के संविधान की पृष्ठभूमि है क्या। भारत का संविधान आखिरकार बना कैसे? भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। इसे बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रमुख और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का प्रथम वास्तुकार भी कहते हैं। फिर इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण किया गया, फिर 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते। यह प्रक्रिया जो है, ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है, ये हमें दिखाती है कि कैसे कानून और संविधान ने मिलकर भारत को एक सख्त लोकतंत्र बनाया। एक विशाल, एक विराट लोकतंत्र की स्थापना, संरचना
इसी संविधान ने हमको प्रदान किया। इसकी संरचना कैसे हुई, इसकी सोच कहाँ से हुई? भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व में अपनी गहराई और विस्तार के लिए ही जाना जाता है। यह शुरू में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियों में विभाजित था। फिर इसमें समय दर समय परिवर्तन होते चले गए और काफी संशोधनों के बाद 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं, इसकी जटिलता को, इसकी कठिनाई को। इसकी जो कठिनता है, इसकी जो जटिल, इसकी प्रस्तावना में हमें मिलता है। हम प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित है। जब मैंने कहा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इस बात पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, इन सारे शब्दों पर। फिर भागों की संरचना, संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया। वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ चुकी है समय के अनुसार और हर भाग एक विशेष क्षेत्र को संबोधित करता है। भाग 1 में हम देखते हैं कि संघ और उसके क्षेत्र में बहुत विस्तार से चर्चा है। फिर भाग 2 में देखते हैं कि नागरिकता पर गहन अध्ययन। भाग 3 पर देखते हैं हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात की। भाग 4 में देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है और फिर भाग 4 में ही हम देखते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है। फिर 5 से लेकर 11 तक में हम केंद्र और संघीय ढांचे और राज्य के संबंधों के बीच में बात करते हैं। हम समझते हैं कि एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। फिर इसमें अनुसूचियां जोड़ी गई। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब बढ़कर 12 हो गई और प्रत्येक अनुसूची में अपना विशेष प्रावधान है। जैसे प्रथम अनुसूची जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदों के लिए वेतन का विवरण है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य के लिए सीटों का विवरण है। 12वीं अनुसूची में इसके अनुसार नगर पालिका के कार्य और जिम्मेदारियां इसमें है। संविधान की जो भाषा है वो 2 ही भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी, और यह सुनिश्चित करता है कि इसे देश के सभी हिस्सों में समझा जाए। इसकी पहुंच देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जो संविधान के अनुच्छेद हैं, इस बारे में विस्तृत अनुच्छेद दिए गए जो विभिन्न विषयों पर प्रावधान भी करते हैं। यह अनुच्छेद न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों, केंद्र राज्य संबंधों, हितों से संबंधित है। फिर संविधान के अंत में कुछ परिशिष्ट भी दिए गए हैं जिनमें संवैधानिक संशोधनों, राज्य की सीमाओं के परिवर्तन और अधिनियमों विवरण शामिल है। हम इतनी सब कुछ बातें कर लिए, हम देख लिए संविधान की परिकल्पना, संविधान की सोच, इसकी विशेषताएं क्या है, इसे इतना खास और प्रभावशाली आखिरकार माना क्यों जाता है। सबसे प्रमुख और सबसे पहला कारण तो इसका ये है कि इसका लिखित और विस्तृत होना। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें हर छोटे से छोटे पहलुओं को भी शामिल किया गया है ताकि देश में किसी भी स्थिति में न्याय और समानता बनी रहे। कानून संविधान की दृष्टि से यह सुनिश्चित करता है कि हर परिस्थिति में एक स्पष्ट दिशा निर्देश हो। फिर इसकी संघीय प्रणाली पर आते। भारत में जो व्यवस्था है वो संघीय प्रवृत्ति की व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। लेकिन यह एकात्मक झुकाव वाला संघ है, यानी केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई और यह कानून और शासन व्यवस्था में संतुलन बनाए रखता है। फिर हम मौलिक अधिकारों पर बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहले जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं
तो हम समानता के अधिकार की बात करें, फिर स्वतंत्रता के अधिकार की बात, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, फिर संस्कृति और शिक्षा की बात करें, फिर संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात। वस्तुतः मौलिक अधिकार हर नागरिक को यह सुनिश्चित करवाता है कि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में 42वें संशोधन में जो 1976 में हुआ था, उसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और यह देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। फिर इसमें संसदीय प्रणाली जुड़ जाती है। जो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का ही प्रमुख होता है। असली कार्यकारी शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है, और यह होना भी चाहिए। लोकतंत्र में कानून की शक्ति का यह प्रतीक है। फिर धर्मनिरपेक्ष, संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि सरकार का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकार भारत के संपूर्ण नागरिक को एक ही सोच से देखेगी, एक ही मन से देखेगी। उसके कार्यों में धर्म, जाति, लिंग के को लेकर असमानताएं नहीं दिखेंगी। फिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद संविधान में संशोधन भी बहुत बार हुए हैं। वस्तुतः होने चाहिए। संविधान को समय और परिस्थिति के अनुसार अद्यतन किया गया है। इसको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इसमें संशोधन किए जाते हैं। 105 संशोधन हो चुके हैं। इसमें जो पहला प्रमुख संशोधन हुआ था संवैधानिक, वो यह था कि 1951 में भूमि सुधार और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने रखने के लिए किया गया। फिर जो इसमें 42वां संशोधन था 1976 में, इसे मिनी संविधान भी कहते थे। इसमें मौलिक कर्तव्यों जैसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। 73वें और 74वें संशोधन में जो 1992 में हुआ, उसमें पंचायती राज और शहरी व्यवस्था निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया तय की गई। इसे 3 तरीकों से संशोधित किया जा सकता है। पहला, संसद के साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। भारत में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और माना गया है हमेशा से। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों यह सुनिश्चित करती हैं कि संविधान का सही ढंग से पालन हो। इस मामले में केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत दिया, जिसके तहत यह निश्चित किया गया कि संविधान की मूल संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, इस फैसले ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बना दिया। संविधान का वैश्विक प्रभाव और महत्व है क्या? जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान ने अन्य देश, विशेष रूप से जो नवगठित देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, देशों को प्रेरित किया है। यह अपने संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक आदर्शों के कारण कई देशों के लिए एक मॉडल बन चुका है। संविधान की अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने किया है। भारतीय संविधान के समावेशी और विस्तृत ढांचा जो है, इसकी कई बार प्रशंसा की जा चुकी है। इसमें चुनौतियां भी हैं, इसमें बहुत चुनौतियां हैं। इसमें हमें देखना पड़ेगा, हमको इसके बारे में और जटिलता से देखना पड़ेगा। यह एक मजबूत लोकतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें दो राय होना भी नहीं चाहिए। आज आजादी के 75 साल बाद भी भारत का लोकतंत्र उतना ही मजबूत है जितना आजादी के समय इसके रचनाकारों ने इसका गठन किया था तब था। लेकिन हमें समय के साथ कुछ चुनौतियां देखनी पड़ती। इसका बहुत जटिल होना, इसका बहुत वृहद होना, इसका बहुत बड़ा होना आम नागरिक के लिए इस पहुंच से दूर बना देता है। कुछ प्रावधानों में राजनेताओं द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग किया, कुछ तो
संशोधन लोकतंत्र को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया। कई बार तो इसमें परिवर्तन केंद्र और राज्य के अधिकारों के हितों की वजह से होता है, असमान बंटवारे की वजह से होता है। समाज में संविधान का जो प्रभाव है, जो मानसिक प्रभाव पड़ता है, पहला तो वह समानता व सामाजिक न्याय की बात करता है। संविधान ने जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए कानून और सामाजिक ढांचे को तैयार किया। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण किया, महिला आरक्षण की बात, कानूनी संरक्षण दिया। संविधान ने भारत को एक ऐसा लोकतंत्र बनाया जहां हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर कार्य करता है। संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सभी धर्मों को समान अधिकार दिया। आज आधुनिक भारत में संविधान और आधुनिक भारत एक साथ कहां खड़े होते हैं? आज डिजिटल युग में भारत और संविधान एक साथ कहां खड़े होते हैं? आज के दौर में तो संविधान की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। साइबर कानून, डिजिटल लाओं को तो संविधान के महत्व और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के को बारे में जागरूक करना आज के दौर में बहुत ही आवश्यक हो गया है। इस पूरी बातचीत का जो मुझे निष्कर्ष निकल के आता है यह कि भारत का संविधान केवल कोई दस्तावेज मात्र नहीं है, यह एक देश की आत्मा है। यह न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की ही बात करता है, परिभाषित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को समान अवसर मिले, न्याय मिले। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए और हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए ताकि हम अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रख सकें। आशा है इस चर्चा से आपको भारत के संविधान को समझने में मदद मिली होगी। अगली बार एक और रोचक विषय के साथ मिलूंगा। तब तक मेरे चैनल कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस सोच में अपना साथ दें, मुझे प्रेरणा दें कि मैं आगे बढ़ सकूं, ऐसे ही जटिल विषयों पर अपनी राय रख सकूं। धन्यवाद। आपके प्रेम का आकांक्षी रहूंगा।